मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इसको लेकर सरकार के जो मंत्री हैं अपने विभाग की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। मैं हूं रविकांत राय और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। अगर आपके मंत्रालय की उपलब्धियों की बात करें तो 5 बड़ी उपलब्धियां वो कौन कौन सी हैं जिसको आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, उपलब्धियों को 1, 2, 3, 5 में बांटना मुश्किल है क्योंकि इतने ज्यादा उपलब्धियां हैं। आज मैं मोदी जी का जन्म दिवस पर और मोदी जी का तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के इस पूर्ण होने पर अपना लेखा जोखा बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है मोदी जी ने रखा है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। उसके लिए पिछले 10 सालों में नींव तो रख दिया, लेकिन हमारा मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन में क्या किया है? सबसे पहले तो किसानों के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही पहला हस्ताक्षर हमारे भारत के, आप सोचिए, 20,000 करोड़ और 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में पहले दिन डाल दिया। पहले दिन में जो निर्णय किया, और एक के बाद एक अभी जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को जो देना है 2 लाख करोड़, ये हमारे किसानों के लिए जो दिया है वो पिछले सरकारों का जो एमएसपी उससे कई गुना है। और फिर आप देखिए, किसानों के लिए एक विशेष हम लोगों ने साइंटिफिक अप्रोच किया है कि अब किसानों को आगे ले जाने के लिए सिर्फ बीज देने से नहीं होगा, सिर्फ एमएसपी देने से नहीं होगा, सिर्फ पैसे राशि मदद करने से नहीं होगा। अब हम उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही समय पर उनको खबर देना कब आपको बीज बोना चाहिए। जैसे इनसेट 3 सैटेलाइट लॉन्च किया, मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी था, उसी समय लॉन्च किया। अब सटीक समय पर सटीक जानकारी किसानों को देना कि कब क्या करना चाहिए। देन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खोल देना, किसानों के लिए बड़ा बड़ा गोदाउन से लेकर के, उनका प्रोक्योरमेंट से लेकर के, फिर उनका बाकी जो उनका फसल का जो क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जितना भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इंक्लूडिंग बहुत रीजनेबल रेट में फर्टिलाइजर देना, ये सारा चीज ये 100 दिनों में जो किया है वो आप एक झलक ये किताब पढ़ेंगे तो आपको नजर आएंगे। देन उसके बाद में उनका सिंचाई के लिए किसानों को एक जो मेन एग्रीकल्चर के साथ साथ जितने अलाइड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब सेक्टर के लिए भी बहुत सारा काम जो शुरू किया है। उसके बाद महिलाओं के लिए सबसे एक बड़ा उपलब्धि आपको भी सुन के आनंदित होगा, 10 करोड़ महिलाओं को मोबिलाइज किया। 10 करोड़ महिलाएं कितने ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप में है? 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के 10 करोड़ महिलाओं को मोबिलाइज करके उनको रूरल काम में, गांव में, अपने देहात में, अपना जीवन काल में कैसे उठान होना चाहिए उसके जो NRLM कार्यक्रम में सम्मिलित कराया। फिर उसके बाद में नारी शक्ति के लिए बजट में 3 लाख करोड़ एलोकेट किया इस साल का बजट में। फिर 11 लाख नया लखपति दीदी, 11 लाख नया लखपति दीदी, आप सोच सकते हैं ये ड्रोन वगैरह जो देते हैं ना, उनको जो सपोर्ट सिस्टम देते हैं उससे बने हैं। फिर 5,000 करोड़ और 26 लाख महिलाओं को सीधा बैंक लोन, बहुत ही कम, मतलब मिनिमम आपका इंटरेस्ट रेट में दिया गया है। फिर बाकी जितना मुद्रा लोन है, जितना आपको उनका अलग अलग क्षेत्र में जितना किया, मैं उसको गिनती करके नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, युवा के लिए एक तो खेल कूद क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ा है, खेलो इंडिया के माध्यम से। उसके बाद में 20 लाख युवाओं को अप स्किल करने के लिए, वो है टैलेंटेड
लेकिन उसके टैलेंट को और शार्प बनाना, ताकि वो अपना रोजगार खुद पैदा कर सके या वो रोजगार लायक बने। उसके बाद में फिर 2 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने पैकेज दिया है, उसमें सीधा सीधा 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने में सीधा काम आएगा, और साथ साथ 1 करोड़ युवाओं को बड़ा बड़ा कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए कार्यक्रम चलाया। इसी प्रकार से जो पूरा जो लेखा जोखा मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट और जैसे सबसे गरीब हमारा आदिवासी है, उनके लिए, जैसे हमारे देश में कई आदिवासी है, बहुत छोटे छोटे आदिवासी है जो लुप्त होने जा रहा है, एक्सटिंक्ट होने जा रहा है, जिसका बेसिक खाना पीना का भी इंतजाम नहीं है। किसी सरकार ने नहीं सोचा, संख्या कम है, वोट कम है, किसी ने नहीं सोचा, तो मोदी जी ने सोचा उनके लिए। तो पीएम जनमन, और आप सोचिए हमारे ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से कितना, आप देखिए 1,23,000 स्टूडेंट्स, 405 एकलव्य मॉडल स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल है, ये हॉस्टल है, वो हमें दाखिला किया गया है, इनरोल किया गया है। हम लोग, जैसे मैं एक रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं बौद्ध हूँ, एक ट्राइबल भी हूँ, मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। हम लोग ने तो अपने जीवन काल में कभी सोचा ही नहीं है, हम लोग ने तो उम्मीदें छोड़ने लग गया था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा क्या इस देश में जो सबसे छोटे छोटे आदिवासियों के लिए सोचेंगे। तो ये जो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के बाद मोदी जी एक ऐसा हितैषी है, गरीबों का मसीहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC का मसीहा मोदी जी है। इसलिए मैं बहुत ही गर्वित महसूस करता हूं कि मैं मोदी जी का कैबिनेट में साथी भी हूं। किरण जी, आपने उपलब्धियों की आपकी फहरिस्त लंबी है, आपने कहा लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जो वक्फ को लेकर जेपीसी का गठन हुआ, उसमें QR कोड चलाए जा रहे हैं, और QR कोड जो है कुछ मुस्लिम संगठन मस्जिदों के बाहर चिपका रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कैन करिए ताकि सरकार ये बिल ना ला सके। अगर ये बिल आता है तो मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं, उनकी मस्जिदें हैं, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि सरकार हड़प लेगी। सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल हमने जो पार्लियामेंट में पेश किया, उसको कोई गुमराह करने का कोशिश ना करे। मैंने भी वीडियो देखा जो आप पूछ रहे हैं ना, कि QR कोड लेकर के कुछ मुसलमान के कुछ लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग गली गली में माइक लेकर के अनाउंसमेंट करके भड़का रहे हैं, और QR कोड को स्कैन करके वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए जो जेपीसी बनाया उसको निवेदन भेजने के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत काम है। गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमान के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य के लिए कौन करेंगे काम? अगर सरकार उनके लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? वक्फ बोर्ड तो माफियाओं ने कब्जा करके रखा हुआ है। अगर 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का पास है तो गरीब मुसलमानों के लिए क्यों काम नहीं आ रहा है? मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बार बार कहा जा रहा है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, पहला डिफेंस, दूसरा रेलवे। ये गलत बात है। डिफेंस का जो लैंड है, रेलवे का जो लैंड है, वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? जो हजारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक में जो ट्रेन दौड़ते हैं, वो तो देश दौड़ रहा है ना, उसके ऊपर में देश चल रहा है, हम चलते हैं उसमें। और डिफेंस के पास जो लैंड है, वो डिफेंस का लैंड किसका है? उसी डिफेंस लैंड में ही तो हमारा आर्मी बैठ करके उसी से तो देश का रक्षा कर रहा है। तो डिफेंस लैंड और रेलवे का जमीन को वक्फ बोर्ड का जमीन से तुलना करना ही गलत है। भारत के वक्फ बोर्ड के पास दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। ये भारत में तीसरे ज्यादा, ये मत बोलिए। ये डिफेंस और रेलवे का काउंट मत कीजिए, ये देश का है, आम लोगों का ही है। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड के पास है
तो फिर सच्चर कमेटी ने, जिसको कांग्रेस ने बनाया, वो क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा गरीबी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों में है? क्यों? तो ये वक्फ प्रॉपर्टी 9 लाख से ज्यादा है, वो क्यों काम नहीं आ रहा है? और क्यों मुतवालिस और जो वक्फ बोर्ड का चलाते हैं मनमानी कर रहे हैं? ये सवाल आम लोगों को पूछना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमान का इशू नहीं है, मुसलमान भी भारत का ही नागरिक है। तो अगर कोई मुसलमान गरीब है तो उसका उठान के लिए क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए क्या? और क्या मुसलमान के जितने समुदाय के लोग हैं वो एक ग्रुप और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उसको कब्जा करके रखेंगे क्या? मुसलमान अगर गरीब है तो कांग्रेस ने ही गरीब बनाया ना, किसने बनाया? 60 साल तक इस देश को कौन चलाया? लेकिन अब मोदी जी के अंदर में मुसलमानों को गरीब रखना ठीक नहीं है, इसलिए कदम उठाया है। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेपीसी में गया है उसमें अपना बात रखे ना, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, इसलिए तो जेपीसी बनाया है। अब वहां पे मिसयूज करके लाखों संख्या में वो भड़का के बच्चों को, युवाओं को, और जो गांव में बैठे जिसको मालूम नहीं कुछ भी, उसको भड़का के फिर क्यूआर कोड स्कैन करके लाखों संख्या में निवेदन भेजना, ये तो ठीक बात नहीं है। किरण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया, देने जाएंगे, आतिशी का नाम प्रपोज कर दिया, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। तो इसके पीछे पहले चल रहा था कि वो सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी कद्दावर नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया जो पार्टी में उनके समकक्ष थे। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मरलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। देश कैसे चुपचाप बैठते हैं? दिल्ली वाला भुगत रहा है। मैं तो अन्ना हजारे को कहता हूं, अन्ना जी आपने क्या दिल्ली को ऐसे बोझ दे के चले गए? अन्ना हजारे जी तो एक महान इंसान है, लेकिन बहुत उन्होंने गलत काम किया। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी पैदा किया और अब ऐसा दिल्ली को बोझ दे के जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बने ना बने मतलब नहीं है हमसे, लेकिन दिल्ली का जनता भुगत रहे हैं। गलती जो किया है केजरीवाल को, वो अच्छा इंसान होगा सोच के वोट दिया। उन्होंने कसम खाया राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चे कसम खाया घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो झूठे वादे करके लोगों को भड़का करके उन्होंने सत्ता में आ गया। लेकिन अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को मानेंगे नहीं। आपको लगता है कि जो नक्सली विचारधाराओं से जो प्रभावित लोग हैं उनको केजरीवाल ने जानबूझकर आगे कर दिया? केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब लगभग बराबर है। जो हिंदू विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाना और देश में अराजकता पैदा कराना और भारत तरक्की ना करे, भारत नीचे चले जाए और बदनाम मोदी जी को करेंगे, ऐसा सोच सिर्फ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी नहीं है, और भी कई लोग हैं। चलिए, किरण जी हैं जो 100 दिनों की उपलब्धियों को तो बता रहे हैं, इसके साथ ही कुछ उन लोगों को भी नसीहत दे रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष में जो लोग हैं वो हिंदू विरोध को आगे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इसका परिणाम भुगत रही है। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।